हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडुनेसल। इस वीडियो में हमें पढ़ना है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत किस तरीके से हुई। नेशनलिज्म वर्ड का मीनिंग हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ नेशन, द आइडिया टू मेक अ नेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मतलब ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो 1789 मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का जो यूरोप था वो कैसा था? इट वॉज डिवाइडेड इन एम्पायर्स। एम्पायर्स थे, बहुत सारे साम्राज्य थे। देयर वर नो नेशन स्टेट्स। मतलब अगर हम 1789 से पहले की बात करें, या फिर हम ये कह दें कि 19th सेंचुरी मतलब 1801 से लेकर 1900, दिस इज़ योर 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में कोई भी 19th सेंचुरी से पहले कोई नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। नेशन स्टेट्स की जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो सारे के सारे क्या हुआ करते थे? एम्पायर्स हुआ करते थे, साम्राज्य हुआ करते थे। और नेशन बनने की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म। मतलब यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कब और कहाँ से होती है, किस तरीके से ये नेशनलिज्म वहाँ पे आता है, ये हमें इसमें पढ़ना है। ओके, तो जैसे कि हम थोड़ा सा क्रिस्प और बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से सबसे पहली चीज़ जो है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे ये जो टॉपिक है यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैच करने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्रोनोलॉजी में लगाने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। 1797 में नेपोलियन इन्वेड्स इटली। इन्वेड करने का मतलब होता है हमला बोलना, घुसपैठ करना। नेपोलियन इन्वेड्स इटली। उसके बाद 1814 और 1805 फॉल ऑफ नेपोलियन, मतलब नेपोलियन जो है उसका रूल ख़त्म हो जाता है। ये टॉपिक मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे समझा देती हूँ, ठीक है? इसका मतलब क्या है फॉल ऑफ नेपोलियन का मतलब? तो इसका मतलब हम थोड़ा सा समझते हैं क्या हुआ था। ओके, 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन ने कहाँ पे रूल किया? फ्रांस में रूल किया। तो 1815 तक किया। तो 1815 में क्या ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई? कुछ लिबरल चेंजेस किए जो कि हमने नेपोलियनिक कोड में पढ़े थे। ओके, तो 1815 में जो आसपास के जितने भी देश थे, जैसे कि प्रशिया हो गया, रशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये जितने भी देश थे जो किससे परेशान हो गए थे? नेपोलियन से परेशान हो गए थे। इनको लगने लगा कि यार अगर नेपोलियन इसी तरीके से एक्सपेंशन करता रहा तो एक दिन हमारे जो कंजर्वेटिव रिजीम है, जो हमारी कंजर्वेटिव मोनार्कीज़ हैं, ये तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि हमें नेपोलियन को डिफीट करना पड़ेगा। तो 1815 में एक बहुत ही फेमस जो है वो बैटल होती है, बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू हुआ 1815 में। किसके बीच में हुआ? ये हुआ, एक साइड इसमें थे नेपोलियन और दूसरी साइड इसमें थे कौन? प्रब नेशन। प्रब की फुल फॉर्म पी से प्रशिया, मतलब जो जर्मन रीजन है उनको पहले प्रशिया बोला जाता था। आर से रशिया, ए से आपका ऑस्ट्रिया एंड देन ब्रिटेन। ये मेजर मोनार्कीज हुआ करते थे उस टाइम पे, मेजर जो कंजर्वेटिव एम्पायर थे वो थे बेसिकली। तो बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया गया। और बैटल ऑफ वाटरलू युद्ध के बाद में, बैटल ऑफ वाटरलू के बाद में हुआ वियना पीस सेटलमेंट, जिसको वियना ट्रीटी भी बोलते हैं, जो फर्दर हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इस पे क्वेश्चन भी आता है कि वियना ट्रीटी के प्रोविजंस क्या क्या थे, ये हमें पढ़ने हैं। जब भी कोई युद्ध होता है वो किसी न किसी एग्रीमेंट पे, किसी न किसी सेटलमेंट पे, इन पे ख़त्म होता है हमेशा। तो किसी भी युद्ध के बाद में कोई ना कोई संधि, हम बोल सकते हैं संधि, समझौता, ये होते हैं, ठीक है? तो बैटल ऑफ वाटरलू के बाद में कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ वियना। वियना कौन सी जगह है? वियना है प्रब नेशन में। देखो, प्रब नेशन में हमने एक देश देखा था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन एम्पायर जिसको बोलते थे। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या थी? वियना। और ये ट्रीटी कहाँ पे हुई थी? वियना में कंडक्ट हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ वियना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद और इम्पॉर्टेंट डेट्स हमारी कौन सी हैं? ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की, ग्रीस में इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हुआ 1821 में
और ये स्ट्रगल ख़त्म कब हुआ? ये हुआ 1832 में। ये चीज़ भी हम आगे पढ़ेंगे। और 1832 में ग्रीस जो है वो एक क्या बन गया? नेशन बन गया। ओके। 1848 में यूरोप में रेवोल्यूशन होते हैं। रेवोल्यूशन किसके? दो तरीके के लोगों के, मिडिल क्लासेस के रेवोल्यूशन होते हैं और वर्कर्स और पेजेंट्स के रेवोल्यूशन भी होते हैं। ठीक है, वर्कर्स और पेजेंट के जो रेवोल्यूशन थे वो इकोनॉमिक हार्डशिप्स के अगेंस्ट में थे, और मिडिल क्लासेस के जो रेवोल्यूशन थे वो डिमांड कर रहे थे किसकी? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इनकी डिमांड्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग थी। और वो किसकी डिमांड कर रहे थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशन स्टेट्स की डिमांड कर रहे थे। कौन? मिडिल क्लासेस, क्योंकि मिडिल क्लासेस पढ़ी लिखी थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो होगा अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ये चीज़ें हम सेपरेटली कवर करेंगे, इनका एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। जब वो टॉपिक हम करेंगे तो वहाँ से ये आपका कवर हो जाएगा। सेम चीज़ ये भी वहीं से आपका कवर हो जाएगा। जस्ट इन केस आपको ये लगे तो एक बार आप यहाँ से डेट ज़रूर देख सकते हैं 1905, क्योंकि यहाँ पे फिर मुझे स्लैब नेशनलिज्म समझाने के लिए पूरी कहानी आपको बतानी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि हम इसको जहाँ ये टॉपिक आएगा वहीं पे करेंगे। तो आपको ये चारों चीज़ें ध्यान रखनी है। नेपोलियन ने इटली को इन्वेड किया। 1815 में फॉल ऑफ नेपोलियन एंड बैटल ऑफ वाटरलू। 1821 में ग्रीस का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और 1832 में ग्रीस एक नेशन स्टेट बन गया। 1848 में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए यूरोप में। ओके, नाउ कम्स योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सबसे पहले वर्ड्स को समझते हैं कि अरिस्टोक्रेसी वर्ड का मतलब क्या होता है और न्यू मिडिल क्लासेस दोनों का मतलब क्या है। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी को बोलते हैं धनिक तंत्र। धनिक तंत्र नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे कुछ लोग जो धनी व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति जो हैं, जो अमीर लोग हैं, उनका जो रूल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ओके, न्यू मिडिल क्लासेस, मिडिल क्लासेस देखते हैं। जब हमने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ी थी तो उसमें हमने फ्रेंच सोसाइटी को पढ़ा था। वहाँ पे हमने पढ़ा फर्स्ट एस्टेट, वहाँ पे हमने पढ़ा सेकंड एस्टेट एंड देन थर्ड एस्टेट। तो अगर हम इन तीनों को ध्यान से देखें तो ये दोनों, इनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस थे, इनके पास खूब सारी प्रॉपर्टी थी और ये लोग वेल्दी थे। ओके, थर्ड एस्टेट जो है इसमें मोस्टली जो हैं गरीब लोग थे, विमेन थे, बच्चे थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उस समय फ्रेंच सोसाइटी में दो ही क्लासेस थी, एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास। लेकिन जब यूरोप में एजुकेशन आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उसकी वजह से एक नई क्लासेस जो हमें देखने को मिली जो कि इनके मिडिल में थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मिडिल क्लासेस। ठीक है, जो इनसे थर्ड एस्टेट वालों से थोड़ी बेटर पोजीशन में थे और इनसे जो है ये स्पेशल प्रिविलेजेस को छीन कर ख़त्म करना चाह रहे थे। मतलब एक इक्वल सोसाइटी की डिमांड ये बेसिकली कर रहे थे। दोनों टर्म आपको समझ में आ गए? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि अरिस्टोक्रेसी की क्या क्या विशेषताएं थी, न्यू मिडिल क्लासेस कौन थे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यू मिडिल क्लासेस, हु वर मिडिल क्लासेस, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अरिस्टोक्रेसी देखते हैं। अरिस्टोक्रेसी पे क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सोशली और पॉलिटिकली एक लैंडेड अरिस्टोक्रेसी जो है वो डोमिनेंट क्लास थी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे सिर्फ कॉन्टिनेंट लिखा है, बट बाय दिस कॉन्टिनेंट इट मीन्स यूरोप कॉन्टिनेंट। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है? सोशली एंड पॉलिटिकली एक लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, मतलब ऐसी अरिस्टोक्रेसी जिसके पास खूब सारी ज़मीन थी, वो डोमिनेंट क्लास थी, मतलब प्रभुत्व रखती थी। कहाँ पे? यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको उसके फीचर्स बताने हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं थी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। ओके, अब इन लोगों के फीचर्स जो है वो हम पढ़ते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। इनका जीने का तरीका बिल्कुल कॉमन था, एक जैसा था, मतलब नॉट कॉमन, एक जैसा था। रिच थे लोग। दे सबसे पहला फीचर, दे ऑन एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। देखो फटाफट वो वर्ड्स करते हैं जो आपको कम समझ में आते हैं। एस्टेट्स, बहुत सारी ज़मीन, वास्ट एरियाज़, वास्ट लैंड, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टेट्स बोलते हैं। कंट्री साइड, सपोज़ करो ये आपका टाउन है, तो टाउन में तो ऑब्वियस सी बात है रोड्स होंगे, घर होंगे, इंडस्ट्रीज़ होंगे। लेकिन टाउन के बाहर का जो एरिया,
जहाँ पे क्या होता है, खाली ज़मीन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्री साइड, जहाँ पे मोस्टली खाली ज़मीनें होती हैं। एंड टाउन हाउसेस, टाउन्स में जो उनके हाउसेस थे उसको टाउन हाउसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते थे, एस्टेट्स होते थे इनके पास में, और ये बहुत टाउन हाउसेस जो है वो ओन करते थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पजेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी, ठीक है। तो डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति, मतलब शासन जो होता है, क्योंकि अरिस्टोक्रेट से रूल करते थे, तो डिप्लोमेसी के पर्पज से कौन सी भाषा बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। इनकी फैमिलीज ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, टाइज का मतलब होता है बंधन। इनकी जो फैमिलीज थी वो किससे बंधी होती थी, शादी के बंधनों से, मतलब ये लोग अपने घरों की लड़कियों की शादियाँ अपने लेवल के लोगों में ही करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जुड़े हुए थे। बट एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर है इनका वो क्या है, ये जो पावरफुल अरिस्टोक्रेसी थी ये न्यूमेरिकली एक स्मॉल ग्रुप था। कई बार बच्चों को ये जो वर्ड है ना न्यूमेरिकली, इसका मीनिंग नहीं समझ में आता। न्यूमेरिकली का मतलब होता है इन नंबर में ये काफ़ी कम थे, ठीक है। ऐसा नहीं इनकी मेजॉरिटी नहीं थी, मेजॉरिटी किसकी थी, पेजेंट्री मतलब किसान बहुत ज़्यादा थे, और ये लोग क्या थे, कम थे। तो यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अरिस्टोक्रेसी क्या है। ओके, अब थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ से समझना है आपको, मिडिल क्लासेस के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आती हैं आपकी मिडिल क्लासेस। ओके, ये आपका सपोज़ कीजिए यूरोप है, ये आपका वेस्टर्न यूरोप हो गया, ये आपका सेंट्रल यूरोप हो गया, और ये आपका ईस्टर्न यूरोप हो गया। ओके, ईस्टर्न यूरोप में मेजरली जो पार्ट आता है वो रशिया का पार्ट आता है, ठीक है। तो इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न और सेंट्रल मतलब ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया था, मतलब इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ काफ़ी थी। और ये शायद आपको याद भी होगा, जब हमने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था सोशलिज्म इन यूरोप, वहाँ पे हमने देखा था कि जो ईस्टर्न यूरोप है या जो रशियन एम्पायर जो है उसकी 85% पॉपुलेशन क्या करती है, एग्रीकल्चर करती है, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ काफ़ी कम थी। ओके, तो इसका मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे खेती ही करते थे, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बढ़ी तो लोगों में ऑब्वियस सी बात है क्या हमें देखने को मिलेगा, एजुकेशन देखने को मिलेगी। ओके, इसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमें एक नई क्लास देखने को मिलती है टाउन्स में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल क्लासेस। बेसिकली ट्रेड में इंगेज थे कमर्शियल क्लासेस, जिनका अस्तित्व किस पे बेस्ड था, प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन होता था उसके बेसिस पे, उसी के बेसिस पे उनको जॉब मिली हुई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ कब, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब है 1750 से लेकर और 1800 के बीच में। ओके, इसके बाद फ्रांस और जर्मन स्टेट्स में काफ़ी बाद में आया। अब हम थोड़ा सा फोकस करते हैं कि मिडिल क्लासेस थे कौन, इसमें कौन कौन आता था। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ग्रो हुए थे। न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, वर्किंग क्लास मतलब फैक्ट्रीज में काम करते थे, एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, इसमें बिजनेसमैन आते थे, एंड प्रोफेशनल्स आते थे, जैसे जो क्लर्क वगैरह वहाँ पे काम करते थे वो लोग। इतना आपको ध्यान में रखना है कि मिडिल क्लासेस कौन थी, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है, और क्यों आई, एजुकेशन बढ़ने की वजह से। एजुकेशन क्यों बढ़ी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से एजुकेशन बढ़ी। एजुकेशन क्यों बढ़ी, क्योंकि जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए, उसको देखने के लिए हमें क्या देखने को मिलता है, मिडिल क्लासेस देखने को मिलती है। तो मिडिल क्लासेस मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, नेक्स्ट है आपका, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ये एक नया टर्म है कि हमने नेशनलिज्म तो देख लिया कि नेशनलिज्म क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या समझना है, लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल वर्ड जो है वो किससे बना है, लिबर का मतलब क्या होता है, फ्रीडम, स्वतंत्र या फिर उदारवादी, ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता हो बहुत सारी, उसको हम क्या बोलेंगे, लिबरल नेशनलिज्म, उदारवादी नेशनलिज्म।
यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लिबरल नेशनलिज्म से आप क्या समझते हैं, या लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कि लिबरल नेशनलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। ओके, आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप का मतलब क्या है, 1801 से लेकर और 1830, ये आपकी हो गई अर्ली 19th सेंचुरी। ये चीज़ आपको सबको समझनी है। ये अर्ली 19th सेंचुरी 1840, 50 और 60 लगभग, इसको हम क्या बोलेंगे, मिड 19th सेंचुरी। 1870, 1880, 1890, 1900, ये आपका क्या हो गया, लेट 19th सेंचुरी। ठीक है, तो ये अर्ली, मिड, लेट, ये वर्ड आपको समझने पड़ेंगे। 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, यही टर्म आते हैं, बिल्कुल फिक्स ईयर नहीं आता। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि मिड 18th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिड 19th, मिड 18th का मतलब क्या है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को लगे कि नहीं हमें ये नहीं समझ में आया, तो एक बार फिर से मैं बिल्कुल आपको समझा दूंगी। ओके, नेक्स्ट है आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप, मतलब 1830 तक। यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, कि नेशनल यूनिटी के जो आइडियाज़ थे वो किससे जुड़े हुए थे, लिबरलिज्म से, उदारवाद से जुड़े हुए थे। अब लिबरलिज्म वर्ड जो है वो किससे निकला है, लैटिन रूट वर्ड लिबर से, लिबर से बना है। लिबर, लिबर जो वर्ड है ये कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का, और इसी से क्या बना है, लिबरल बना है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्री, लिबरल। ओके, इसके बाद है लिबरलिज्म का मीनिंग क्या होता है। मतलब आपको अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको आंसर में क्या लिखना है। सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लिबरल्स जो हैं वो किस चीज़ में बिलीव करते थे, गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन किससे होनी चाहिए, कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, लोगों की सहमति से सरकार बननी चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है इसमें, लिबरल्स जो हैं और क्या चाहते थे, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे राजा जो है वो बिल्कुल ही बिना किसी बाधा के, बिना किसी रिस्ट्रेंट के अपनी शक्ति का उपयोग करता है, उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। तो ऑटोक्रेसी जो है उसको ख़त्म किया जाए। और क्लैरिकल प्रिविलेजेस, क्लर्जी वगैरह को जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे, स्पेशल प्रिविलेजेस ना, क्लर्जी वर्ड याद भी होगा आपको, इट वाज रिलेटेड टू चर्च। तो क्लैरिकल प्रिविलेजेस को ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, किसके थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू। मतलब अभी तक मोनार्कियाँ चल रही थी, लेकिन अब जब लिबरल नेशनलिज्म आ गया तो कौन सी चीज़ों की डिमांड कर रहा है, जहाँ पे फ्रीडम की बात हो रही है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू। जैसे आज आपको पार्लियामेंट में गवर्नमेंट देखने को मिलती है, सेम वैसे ही गवर्नमेंट। ये वही आइडियाज़ हैं जो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं उनको। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश नहीं करना चाहते थे, उसको अबॉलिश नहीं करना चाहते थे। लिबरल्स थे, अबॉलिश नहीं करना था, वो चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो कंटिन्यू रहे, प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका, यहाँ तक समझ में आया, ये आपका लिबरल नेशनलिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब यूनिवर्सल सफरेज की डिमांड नहीं करते थे। ये ध्यान रखना आपको कि लिबरल्स जो हैं वो यूनिवर्सल सफरेज के डिमांड्स नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। ठीक है, इनका ये मानना था लिबरल्स का कि जिस इंसान के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी उसी इंसान को वोट देने का अधिकार होगा। ऐसा किसका मानना था, लिबरल्स का। ओके, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है कि 18 प्लस के जो भी लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सफरेज बोलते हैं, या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं। लेकिन लिबरल्स क्या मानते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसके पास होगी उसी के पास वोट देने का अधिकार होगा, ये इनका मानना था। नेक्स्ट क्या चीज़ें जो हमें पढ़नी है,
उसके अलावा इकोनॉमिक स्फेयर की बात करते हैं। इकोनॉमिक स्फेयर मतलब इकोनॉमिक लिबरलिज्म भी इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ओके। इकोनॉमिक लिबरलिज्म, इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? इट स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। लिबर का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। इसका मतलब क्या है? अबॉलिशन का मतलब होता है ख़त्म करना, समाप्त करना, समाप्त करना। स्टेट इम्पोज्ड, स्टेट मतलब राज्य, इम्पोज्ड मतलब लागू करना, थोपना, लागू करना। और रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है जो प्रतिबंध लगा रखे हैं। मतलब राज्य ने ट्रेड के ऊपर जितने भी प्रतिबंध लगा रखे हैं उन प्रतिबंधों को अबॉलिश करना, ये किसका एम था? लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इसके अलावा इसके अलावा क्या था? आपका है ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। किस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इन रिस्ट्रिक्शन को हटाना ही क्या है? आपका इकोनॉमिक लिबरलिज्म है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म लाने के लिए क्या क्या कोशिशें करी गई, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, जहाँ से कई बार क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन आता है इसके बारे में। 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया, ज़ोल्वेरेन। ये किसके इनिशिएटिव पे बनाया गया? रशिया के इनिशिएटिव पे। और मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स ने इसको क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया था, ओके। इस यूनियन का काम क्या था? इसको क्यों बनाया गया था? इस यूनियन ने टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश द टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर क्या होता है? ट्रेड के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, ट्रेड के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टैरिफ। टैरिफ बैरियर, ठीक है, रुकावटें। तो टैरिफ बैरियर जो है वो इसने हटा दिया। इसके बाद हमने नेटवर्क ऑफ रेलवेज बनाया, जिससे मोबिलिटी, मूवमेंट जो है वो बढ़ा, जिससे लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उनके थ्रू हमने क्या किया? नेशनल यूनिफिकेशन किया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब फ्रीडम है हर स्फेयर में। ये आपका चाहे पॉलिटिकल स्फेयर हो, चाहे आपका इकोनॉमिक स्फेयर हो। इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरल आइडियाज़ को लाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एक कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसका नाम क्या था? ज़ोल्वेरेन। किसके इनिशिएटिव पे बना था? रशिया के इनिशिएटिव पे। किसने ज्वाइन कर लिया? लगभग सभी जर्मन स्टेट्स ने। इसने क्या किया? इस यूनियन ने टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया, ठीक है। और रेलवेज़ का नेटवर्क बन गया ताकि मोबिलिटी बढ़ सके। सामान इधर से उधर बहुत ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगी।